आइए शुरू करते हैं न्यूज पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात की भी है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुलाकात का एक वीडियो चर्चा में है, जिसमें दोनों नेता एक साथ लिफ्ट का इंतजार करते नजर आए। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया और कुछ बातचीत भी की। हालांकि इस मुलाकात के कोई सियासी मायने निकाले जाएं, इससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने दिलचस्प अंदाज में किसी तरह के राजनीतिक संभावनाओं को दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा कि लिफ्ट में देवेंद्र फडणवीस से अचानक मुलाकात हुई। नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे, ऐसा नहीं होने वाला। नाना करते प्यार म्हणजे त्यांचा पाटोळ्यांशी काही संबंध नाही। नाना करते प्यार म्हणून तुम्हीचे कर बैठे असं काही नाहीये। रिलायंस इंडस्ट्रीज की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने बेटे की शादी के लिए वाराणसी से जो बनारसी साड़ी खरीदी है, उसकी तस्वीरें सामने आ गई। यहाँ से उन्होंने अपने लिए लाल रंग की लाख बूटी साड़ी खरीदी जो सोने चांदी से बनी थी और इसे बनाने में करीब 2 महीने का वक्त लगा था। उस साड़ी की कीमत 1,80,000 रुपए है। इसके अलावा उन्होंने 60 और साड़ियां भी खरीदी। पिछले दिनों जब नीता अंबानी बाबा विश्वनाथ के चरणों में बेटी की शादी का कार्ड अर्पित करने आई थी, तब उन्होंने देर रात यहाँ के एक होटल में बुनकरों की साड़ियों का स्टॉल लगवाया था और उनसे साड़ियां खरीदी थी। खुद नीता अंबानी देर रात में आई जो है, उन्होंने साड़ियों को देखा और उसमें परचेजिंग किया, जिसको लखा बूटी हम लोग कहते हैं। रियल जरी की साड़ी सोने चांदी के तार की बनी हुई, वो लगभग 1,80,000 के आसपास में लगती है जो लागत होती है, और उन्होंने उसको रख लिया। T20 विश्व कप में जीत को लेकर भारतीय फैंस में उत्साह है। ऐसे में गुजरात के वडोदरा में एक कलाकार अनूठे अंदाज में भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कॉफी से भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तस्वीरें बनाई हैं और चाहते हैं कि जब टीम इंडिया विश्व कप जीतकर भारत लौटे तो वो उन्हें ये तोहफे में दे सकें। जबलपुर में डुमना एयरपोर्ट पर एक कार पर लोहे का सेट गिर गया, जिससे कार की छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। डुमना एयरपोर्ट पर यह कार किसी यात्री को छोड़ने आई थी। गनीमत की रही कि इसमें कोई सवार नहीं था। गाड़ी पूरी तरह खाली थी। कार में सवार अधिकारी और ड्राइवर बाहर निकल चुके थे, वरना बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। अब जबलपुर डुमना एयरपोर्ट की ओर से हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। हैदराबाद में अभिनेता प्रभास की फिल्म कल्कि 2898 AD के रिलीज को खास बनाने के लिए अनूठा इंतजाम किया गया। दरअसल यहाँ के प्रसाद आईमैक्स के बाहर दर्शकों के लिए वो खास गाड़ी बुज्जी रखी गई, जिसका इस्तेमाल फिल्म में हुआ है। दर्शकों में भी इसे लेकर खूब उत्साह देखा गया। लोग इस पर चढ़कर तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर दिल दहला देने वाली आसमानी बिजली से जुड़ी हुई है। इन दिनों लोग तमाम तरह के रील्स बनाकर अपने सोशल मीडिया हैंडल में अपलोड करते हैं। लोग अपनी जान की परवाह किए बगैर कई खतरनाक जगहों पर भी वीडियो शूट करते हैं, जिससे कई बार उन्हें अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता है। वहीं कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें वीडियो या फिर रील बनाते हुए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। ताजा मामला बिहार के सीतामढ़ी का है, जहां मानसून की पहली बारिश में भीगती हुई लड़की अपने घर की छत पर रील्स बना रही थी। तभी वहां जोरदार आवाज के साथ आसमानी बिजली गिरी। बिजली गिरने की ये पूरी घटना उसके मोबाइल में कैद हो गई। ऐसे में बारिश के दौरान गिरने वाली आसमानी बिजली से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। बेतहाशा गर्मी के बाद आसमान में काले बादल राहत का पैगाम लेकर आए। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में हुई झमाझम बारिश लोगों को खुशनुमा मौसम की सौगात दे रही है, लेकिन ये मौसम कई बार मुसीबत का सबब भी बन जाते हैं। बरसात के इस मौसम में आसमान से गिरने वाली बिजली बेहद घातक साबित हो सकती है। बिहार के सीतामढ़ी का ये वीडियो इस आसमानी खतरे की घंटी है। सिरसिया गांव में ये लड़की बारिश के खूबसूरत मौसम में घर की छत पर डांस करते हुए रील्स बना रही थी। लड़की की एक दोस्त इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसका अंदाजा किसी को नहीं था।
जोरदार धमाके की आवाज के साथ आसमान से बिजली पड़ोस की छत पर गिरी। बिजली गिरने की आवाज से ही लड़की सहम गई और जान बचाने के लिए वहां से भाग गई। बिजली गिरने की ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। गनीमत रही कि ये बिजली लड़की से कुछ दूरी पर गिरी और लड़की इस बिजली की चपेट में आने से बाल बाल बच गई। ये वीडियो बरसात के मौसम में आसमानी खतरे के खिलाफ एक चेतावनी है, क्योंकि बारिश के मौसम में ये बिजली कहीं भी गिर सकती है। बरसात के दिनों में आसमान में छाए बादलों में पानी के छोटे कण मौजूद होते हैं। पानी के ये छोटे कण हवा से रगड़ खाने पर आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और कुछ बादल नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। जब इन बादलों की टक्कर होती है तो बिजली पैदा होती है। ये बिजली लाखों वोल्ट की हो सकती है। ये बिजली इतनी ताकतवर और खतरनाक होती है कि पलक झपकते ही ये एक बड़े पेड़ को झुलसा सकती है। किसी भी इंसान या बेजुबान के लिए ये बिजली जानलेवा साबित हो सकती है। मानसून के मौजूदा समय में राजस्थान से लेकर यूपी, बिहार और बंगाल तक बिजली गिरने का डर बना रहता है। हर एक जो थंडरस्टॉर्म होती है उसमें बिजली रहती है और वज्रपात का जो चांसेस है सभी थंडरस्टॉर्म में होती है। मगर जब मॉइस्चर बढ़ जाती है तो वो थंडरस्टॉर्म का लाइफ भी बढ़ जाती है, वज्रपात का पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। और खासकर इस समय हमारा किसान भाइयों की भी ये खेती करने का उस समय सिलसिला ज्यादा हो जाती है। स्पेशली पैडी जो लगाते हैं, धान का जो चाष होता है वो इसी समय दौरान होती है जब मॉनसून अराइवल का टाइम। ये सभी कारण मिलके हमारा जो जहां पर मॉनसून एडवांस हो रही है ये रीजन सबसे खतरनाक थंडरस्टॉर्म्स का सामना करती है इस समय। और ये जो रीजन है आपका यानी कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल, इस समय आज मतलब पिछले 2-3 दिन से और आगे भी 2-4-5-6 दिन तक ये जगह में थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी ज्यादा होगी, साथ ही वज्रपात का पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा। बरसात के मौसम में आसमानी बिजली कहीं भी गिर सकती है, लेकिन कुछ जगहों पर बिजली गिरने की आशंका ज्यादा होती है। बिजली गिरने का सबसे ज्यादा खतरा खुली जगहों पर होता है। ऊंची जगहों पर बिजली गिरने की आशंका ज्यादा रहती है। पेड़ों पर भी बिजली गिर सकती है। लोहे के पोल पर भी बिजली गिरने का डर होता है। बारिश का ये मौसम खेती के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन खेतों में काम करने वाले मजदूरों को भी आंधी तूफान के दौरान खेतों से बाहर निकलने की हिदायत दी जाती है। आसमान से गिरने वाली ये बिजली बेहद खतरनाक होती है, लेकिन अगर कुछ जरूरी एहतियात बरते जाएं तो इस खतरे से बचा जा सकता है। बिजली गिरने की आशंका ऊंची जगहों पर ज्यादा होती है, लिहाजा तूफान या बिजली कड़कने पर ऊंची जगहों से हट जाएं। खुले स्थान पर हों तो फौरन किसी पक्के मकान में चले जाएं। बारिश में पेड़ों के नीचे पनाह न लें। बारिश में मोबाइल पर बात न करें, ये जानलेवा साबित हो सकता है। कार में सफर कर रहे हों तो बाहर न निकलें। बाइक पर हों तो उसे खड़ा करके दूर हो जाएं। घर पर छत और खुली जगहों से दूर रहें। बिजली के उपकरणों जैसे टीवी, फ्रिज को तुरंत बंद कर दें। लोहे के पिलर के करीब बिल्कुल न जाएं। तालाब और स्विमिंग पूल में जाने से बचें। इससे बचने का एक ही चीज है कि जब भी वो जो बादल गरजने की आवाज मिले पक्के एरिया में चले जाइए। अगर पक्का कोई जैसे छत वाला जगह ना हो तो मिट्टी में जैसे कान पकड़ के घुटनों के बल पे बैठे रहिए। और जहाँ पानी के अंदर काम कर रहे हैं हमारे किसान भाई लोग पैडी ट्रांसप्लांटेशन के टाइम, पानी से बिल्कुल निकल के आइए, क्योंकि वो सबसे खतरनाक चीज होती है। बच्चे जब दोपहर के समय बादल देख के बाहर जाते हैं आम उठाने के लिए, ये सब ना करें। हमारे बहुत कैजुअलिटीज छोटे बच्चों में होते हैं, 15 से 18 साल के बच्चों में, तो ये ज्यादातर हमें थोड़ा सावधानी बरतने से ही इससे हम बच सकते हैं। मानसून आने पर गर्मी से राहत मिलते ही कई बार लोग बारिश का मजा लेने बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अगर आसमान में बादलों के तेवर बिजली कड़काने वाले हों तो मौसम का मजा घर पर रहकर ही लेने में समझदारी है। सीतामढ़ी से केशव आनंद और दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि उन्हें किसी भी सरकार में दबाव का सामना नहीं करना पड़ा। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ किया है कि उन्हें कभी किसी सरकार की तरफ से किसी भी तरह के दबाव का सामना नहीं करना पड़ा है। दरअसल उन्होंने ये बातें पिछले दिनों ऑक्सफोर्ड से जुड़े एक कार्यक्रम में कही थी। उन्होंने कहा कि वो 24 साल से जज के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन कभी किसी राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया है, बल्कि सभी स्तरों पर न्यायपालिका की शक्ति बढ़ाने के लिए सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से संबोधित किया। अपने 1 घंटे के अभिभाषण में उन्होंने एनडीए सरकार के 5 साल का रोड मैप बताया। साथ ही अपने अभिभाषण में उन्होंने पेपर लीक के मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। अब 28 जून यानी कल पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर संसद में चर्चा का जवाब देंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए के तहत पहले 3 आवेदकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा। इनमें एक बांग्लादेश और 2 पाकिस्तान से भारत आए थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि वो अपना धर्म बचाने के लिए भारत आए हैं। अगर उन्होंने धर्म परिवर्तन किया होता तो वे अपने अपने देशों में रह सकते थे। चंद्रयान 4 को लेकर इसरो ने बड़ा खुलासा किया है। इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने कहा कि चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च नहीं किया जाएगा, इसे 2 हिस्सों में लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद अंतरिक्ष में इसके मॉड्यूल्स को जोड़ा जाएगा और यही तकनीक भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने में मदद करेगी। इसरो पहली बार ऐसा प्रयोग करने जा रहा है। इस मिशन के जरिए इसरो चंद्रमा से सैंपल लेकर धरती पर वापस आएगा। इसरो चीफ ने बताया कि हमारे पास अभी उतना ताकतवर रॉकेट नहीं है जो चंद्रयान 4 को एक बार में लॉन्च कर सके। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पवित्र अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था कल यानी शुक्रवार को सुबह 5 बजे जम्मू से रवाना होगा। ये यात्रा 29 जून से 19 अगस्त यानी श्रावण पूर्णिमा तक चलेगी। इस पवित्र यात्रा के लिए अब तक 3.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए मोदी सरकार के विजन को सामने रखा। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान इंदिरा गांधी सरकार के दौरान लगाई गई इमरजेंसी का भी जिक्र किया। इस पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने मेज थपथपाई, तो वहीं कांग्रेस सांसदों में झुंझलाहट देखने को मिली। कांग्रेस और विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि बीजेपी राष्ट्रपति को राजनीतिक विवाद में घसीटने की कोशिश कर रही। तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि देश को आपातकाल के बारे में जानने का हक है, लेकिन इस बार विपक्ष के पास नेता भी है, एकजुटता भी है। तो सवाल यही है कि क्या कल से लोकसभा में विपक्ष देश हित के मुद्दों को लेकर सरकार के सामने सशक्त और सकारात्मक भूमिका निभाएगा या सदन में गतिरोध पैदा होगा। संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए। 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। देश को जेल खाना बना दिया गया था, लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। एक तरफ राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित कर नई सरकार का रोड मैप देश के सामने रख रही थी, तो दूसरी तरफ ठीक उसी दिन दिल्ली की सड़कों पर कांग्रेस पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। एक तरफ संसद के अंदर विकास, सुशासन और विश्वास के दावे हो रहे थे, तो दूसरी ओर नीट में कथित पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन। नीट यूजी मामले पर इंडियन यूथ कांग्रेस ने जो अपना मोर्चा है सरकार के खिलाफ खोल लिया है। आपको इस समय में जंतर मंतर की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां आईवाईसी के कार्यकर्ता भारी संख्या में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं संसद घेराव करने की तैयारी कर रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है श्रीनिवासन बीवी, प्रेसिडेंट इंडियन यूथ कांग्रेस। तो क्या है बड़ी मांगे श्रीनिवासन जी? पेपर लीक सरकार, बिचौली सरकार, धर्मेंद्र प्रधान, उसका नाम बदलना है। बीजेपी लोग नाम बदलने में माहिर लोग हैं। लीकेंद्र प्रधान, पेपर लीकेंद्र प्रधान रखना है। नरेंद्र मोदी चुप क्यों है? चुप्पी थोड़ो, अच्छी बात है सीबीआई को दिया, तो आप धर्मेंद्र का इस्तीफा लो। राष्ट्रपति ने अभिभाषण के दौरान आपातकाल का जिक्र कर कांग्रेस के जख्मों को कुरेद दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि 1975 में देश में हाहाकार मच गया था। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था।
देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। आपातकाल पर दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण से कांग्रेस तिलमिला गई, जबकि चुनाव से लेकर शपथ तक कांग्रेस नेता बार बार संविधान की प्रति लहराकर सरकार पर हमला बोल रहे थे, सरकार पर संविधान को कुचलने का आरोप लगा रहे थे। लेकिन कल स्पीकर ओम बिरला के बाद आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के संयुक्त सत्र में आपातकाल का जिक्र किया। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने स्पीकर को पत्र लिखकर उनके भाषण में आपातकाल का जिक्र करने पर आपत्ति जताई और कहा कि बीजेपी ने स्पीकर पद का दुरुपयोग किया है। सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ अस द वे इन विच ऑनरेबल स्पीकर हैज पिक्ड दैट सब्जेक्ट टुडे। अच्छा एटमॉस्फेयर था उधर। बीजेपी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वांट टू डिस्टर्ब दैट एटमॉस्फेयर ऑफ this cooperation. That is why purposefully they misuse the speaker's office basically and do this stuff. विपक्ष के नेता जहां अपने हाथ में संविधान लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं, वहीं आपातकाल के 50 साल को याद कराते हुए सरकार के मंत्री भी विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। नए पीढ़ी को जानने का पूरा अधिकार है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने इसकी चर्चा की है, तो आज होनी ही चाहिए। 50 वर्ष अब होने जा रहे हैं, फिर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा ना आए जो इस कलंक को फिर से भारत के माथे लगाए। इनकी आदत है रिवाइंड रिप्ले, फास्ट फॉरवर्ड नहीं करते हैं, भविष्य के बारे में बोलेंगे नहीं। ये जो इमरजेंसी में हम जी रहे हैं उसके बारे में जिक्र नहीं करेंगे। बहुत जल्दी समझ में आएगी कि पक्ष क्या है और विपक्ष क्या है। राष्ट्रपति की ओर से इमरजेंसी का जिक्र किए जाने के बाद कांग्रेस और विपक्ष की ओर से बयानों की झड़ी लग गई। आज जो इमरजेंसी लागू है इसका क्या होगा? वो तो संविधान के अंतर्गत थी, उस पर तो खेद व्यक्त कर दिया गया, बात खत्म हो गई। 49 साल पहले हुआ था। आज जो अघोषित इमरजेंसी, मोदी जी इस पे तो कुछ बोलो। भाजपा के लोगों ने क्या किया है? इमरजेंसी में जो लोग जेल में रहे, समाजवादियों ने तो उन्हें सम्मान दिया, वेतन दिया और भी सुविधाएं दी। क्या ये सरकार सुविधाएं दे रही है? सुविधाएं दी होती, उनका सम्मान दिया होता तो शायद बात की होती तो अच्छा लगता है। विपक्ष के इस पलटवार का जवाब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा और कहा कि वो संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि संविधान की धज्जियां तो उनकी पार्टी ने ही उड़ाई थी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी सियासी बनाने की कोशिश की है। कांग्रेस ने जितना संविधान की धज्जियां उड़ाई है, शायद देश और दुनिया में इतिहास के पन्नों पे दर्ज है। आज वो केवल संविधान हाथ में रखते हैं, उनके अंदर तानाशाही प्रवृत्ति है। श्रीमती गांधी ने उसका सबूत पेश किया। पहली बार हुआ है कि राजनीतिक विवादों को राष्ट्रपति के भाषण में डाला गया सरकार द्वारा, जो उचित नहीं, परंपरा नहीं रही, पहले कभी नहीं हुआ। और तो इसलिए ये राष्ट्रपति को राजनीतिक विवाद में घसीटना उचित नहीं था, जो उन्होंने घसीटा वो ठीक नहीं। 1975 को लगाए गए आपातकाल को 50 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी इस दिन को भारतीय लोकतंत्र की हत्या का सबसे काला दिवस के रूप में मनाती आई है, लेकिन कांग्रेस इमरजेंसी के मुद्दे पर हमेशा बैकफुट पर रही है। लिहाजा वो नहीं चाहती है कि इस मुद्दे को बीजेपी बार बार उठाए और उसे शर्मिंदगी उठानी पड़े। 28 जून से संसद के सत्र में विपक्षी दल जिस सबसे बड़े मुद्दे पर सरकार पर सवालों की बौछार कर सकते हैं, वो नीट पेपर लीक का मुद्दा हो सकता है। और सरकार को आशंका भी है कि पहले के मुकाबले ज्यादा सशक्त और एकजुट विपक्ष कहीं सरकारी कामकाज में अवरोध ही न पैदा करता रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पूरे गुजरात में इन दिनों झमाझम बारिश हो रही है। गुजरात का करीब करीब हर इलाका बारिश से तरबतर हो चुका है और लोग राहत की सांस ले रहे हैं। पूरे गुजरात में मानसून झूम के आया है। हर जिले, हर तहसील में झमाझम बारिश हो रही है। बनासकांठा हो,
वडोदरा, भरूच हो या सूरत, कच्छ हो या द्वारिका, जामनगर से लेकर हर जिले में मानसून राहत का पैगाम लेकर आया है। बारिश अच्छी हुई है भाई, होगी तो मजा आएगा जामे, और जो किसानों ने खेत बो जाएंगे, चरी बाजरे रह जाएंगे, अल्लाह बढ़िया है जाओगे। अब रात में जाइए वो तो अच्छा ऐसी और पच जाए दो पानी रात में तो मजा ही आ जाओ फिर। मौसम विभाग ने भी अगले 5 दिनों के लिए गुजरात के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मध्य गुजरात में साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का भी अनुमान है। समुद्र में 45 किलोमीटर तक प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है। 11 जून से गुजरात में मानसून का प्रवेश हुआ है, जो आगे बढ़कर अब तक महिसाणा तक पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर गुजरात के सभी हिस्सों में अगले 2 से 3 दिनों में बारिश होने का अनुमान है। बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, वडोदरा, छोटा उदयपुर, नर्मदा, भरूच, सूरत, गिर सोमनाथ, कच्छ, द्वारका, भावनगर, अमरेली और जामनगर में सामान्य से भारी वर्षा हो सकती है। मानसून जो कल तक का प्रोग्रेस था वो मुंड्रा से होते हुए महसाना तक गया है, और आने वाले 3 से 4 दिनों में जो गुजरात के कुछ और पार्ट्स बचे हुए वहाँ पे प्रोग्रेस का पूर्वानुमान है। हालांकि गुजरात के कई जिलों में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई जगह इतनी बारिश हुई है कि सड़कों और गलियों में जल भराव हो गया है। कई इलाकों में लोगों के घर और दुकानों में भले ही पानी घुस चुका है, लेकिन गर्मी से निजात मिलने की खुशी उनके चेहरे से साफ झलक रही है। मौसम विभाग ने 27 जून यानी आज से गुजरात के ज्यादातर जिलों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया है, जो 30 जून तक जारी रहने की संभावना है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए द्वारिका में एनडीआरएफ की टीम तैनात कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। गुरुवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 569 अंक चढ़कर 79,243 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 176 अंक उछला, ये 24,044 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। गुरुवार को सोना 120 रुपए फैसला। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के मुताबिक सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 72,180 रुपए हुआ। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 90,600 रुपए पर बनी रही। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एनारॉक ने देश के 7 बड़े शहरों में आवास बाजार के आंकड़े जारी किए। रिपोर्ट के मुताबिक चालू अप्रैल-जून तिमाही में भारत के आवास बाजार बिक्री में 5% का सालाना इजाफा हुआ, जबकि पिछली तिमाही की तुलना में मांग में 8% की गिरावट दर्ज की गई। इन 7 प्रमुख शहरों में दिल्ली एनसीआर, मुंबई महानगर क्षेत्र, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद शामिल हैं। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा भारतीय अर्थव्यवस्था और फाइनेंशियल सिस्टम मजबूत और लचीला बने हुए हैं, क्योंकि जीएनपीए यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग रेशियो मार्च 2024 के अंत में कई साल के निचले स्तर 2.8% पर आ गया है। आरबीआई के मुताबिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंकों की एसेट क्वालिटी में लगातार सुधार हुआ है। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ड्रोन विकसित भारत की पहचान है। आज भारत के हर क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में तो कई रेस्टोरेंट्स ड्रोन के जरिए खाना डिलीवर कर रही हैं। दवाई कंपनियां कई ऐसी हैं जिसके जरिए दवाइयां डिलीवर की जाती हैं। डिफेंस हो या एग्रीकल्चर या फिर देश की सुरक्षा की बात हो, तो ड्रोन हर जगह है। ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी भी अब पीछे नहीं। डीयू ने अपने छात्रों के लिए ड्रोन लर्निंग कोर्स की शुरुआत कर दी है। देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के आसमान पर जो ड्रोन आप उड़ता देख रहे हैं, उसे अब यहाँ के छात्र उड़ाने वाले हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र जल्द ही ड्रोन उड़ाना, बनाना और मरम्मत करना सीखने वाले हैं, क्योंकि डीयू बाजार में ड्रोन की बढ़ती उपयोगिता को देखते हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए पायलट ट्रेनिंग फॉर ड्रोन नाम से एक स्किल बेस्ड कोर्स शुरू कर रहा है। ये कोर्स स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का हिस्सा है। डीयू में इनोवेशन के क्षेत्र में 12 कोर्स चलते हैं और ड्रोन ट्रेनिंग अब इनोवेशन सेंटर का 13वां कोर्स होने वाला है। इसके जरिए छात्र ड्रोन ट्रेनिंग लेंगे। डीयू इस तरह की ट्रेनिंग देने वाली पहली सरकारी यूनिवर्सिटी होगी।
दिल्ली यूनिवर्सिटी पहली ही यूनिवर्सिटी है जो ऐसा कर रही है और हमने स्किल कोर्सेज के माध्यम से इसको लॉन्च किया है। तो ये 40 आवर्स का कोर्स होगा और ये फर्स्ट हमारा प्रीलिमिनरी बेसिक कोर्स है। जिस बेसिक कोर्स में हमारे ट्रेनिंग पार्टनर हैं, उनका नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मोटिवेटिंग नाम है। उनका नाम है फर्राटा। तो उनके साथ हम इसको लॉन्च कर रहे हैं और सबसे पहले पायलट ट्रेनिंग करेंगे कि आप ड्रोन को कैसे उड़ाएं, उसके क्या यूजेस हो सकते हैं, उसके बाद आपको क्या एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, किस किस फील्ड में आप अपना काम भी कर सकते हैं। और उसके बाद 2 कोर्सेज हम और करेंगे जिसमें ड्रोन असेंबली एंड ड्रोन रिपेयर। डीयू के इस ड्रोन लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना भी बेहद आसान है। डीयू के छात्रों के अलावा बाहर से भी कोई भी इसमें हिस्सा ले सकता है। इसमें दाखिले के लिए छात्रों को 12वीं पास होना जरूरी है। दाखिले की शुरुआत 21 जुलाई से होगी। स्टूडेंट्स ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों ही मोड में आवेदन कर सकते हैं। फिलहाल कोर्स बिगनर लेवल से शुरू होगा, जिसमें ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद अगले लेवल पर ड्रोन बनाना और उसकी मरम्मत करना भी सिखाया जाएगा। यानी कोर्स की ड्यूरेशन में स्टूडेंट्स को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। ये पूरा कोर्स 40 घंटे का होगा, जो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाएगा। इस कोर्स की फीस 10,000 रूपए है। कोर्स पूरा होने के बाद डीयू छात्रों को ड्रोन पायलट होने का सर्टिफिकेट भी देगी। बेसिक में हम सबसे पहले उनको बेसिक फ्लाइंग, हाउ टू प्रिपेयर फ्लाई के लिए और प्री फ्लाइट चेक्स और उसके बाद में फ्लाई और उसके बाद में बेसिक असेंबली और डिसअसेंबली, रिपेयरिंग, वो सारा जो एक ड्रोन से रिलेटेड जितना फील्ड होता है वो सब में हम उसको मास्टर कर देंगे। क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है ऑलरेडी आर्मी के साथ, तो हमें पता है कि टाइम कहाँ वेस्ट होता है और किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी इनको सिखा सकते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। भारत में ड्रोन का बाजार नया है, लोग अभी से समझ रहे हैं। सरकार भी तमाम प्रयास कर रही है। पीएम मोदी का भी विजन ड्रोन के क्षेत्र में साफ है। उन्होंने ड्रोन दीदी जैसा इनिशिएटिव लिया और वो आने वाले वक्त में देश को एक बड़ी ड्रोन शक्ति के रूप में देखना चाहते हैं। ऐसे में उनके विजन पर चलकर डीयू भी अपने छात्रों की स्किल बढ़ाना चाहता है। जाहिर है ये कोर्स देश के साथ छात्रों की प्रगति में भी सहायक बनेगा। 21 जुलाई से बच्चे यहाँ आ सकते हैं। इस ड्रोन रजिस्ट्रेशन में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। 40 घंटे का ये कोर्स होगा, जिसकी फीस होगी 10,000 रूपये। सिर्फ 10,000 रूपये उन्हें देने होंगे और वो ट्रेनिंग ले सकते हैं कि ड्रोन को उड़ाए कैसे। आगे वो ये भी ट्रेनिंग ले सकते हैं कि इसको असेंबल कैसे करें और इसको रिपेयर कैसे करें, जिससे एक रोजगार का जो जरिया है वो भी उन्हें मिलेगा। साथ ही उन्हें एक अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी जो अभी किसी भी सरकारी संस्थान में नहीं दी जा रही है। फर्राटा ने इसको देने का इनिशिएटिव लिया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, यानी कोलैबोरेशन है फर्राटा और दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसके तहत सोल के अंदर बच्चों को ड्रोन उड़ाना, बनाना और रिपेयर करना सिखाया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, आज तक, दिल्ली। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी मुंबई लोकल ट्रेन की। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों में रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। इस शहर में रहने वाला शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने लोकल ट्रेन से यात्रा ना की हो, लेकिन भीड़ होने की वजह से लोकल ट्रेन में सफर करना आसान नहीं होता। इस ट्रेन में लोग लटक कर यात्रा करते हैं। खचाखच भरी ट्रेनों में कई बार यात्री हादसे का शिकार हो जाते हैं। अब यात्रियों की मौत के आंकड़ों को बढ़ता देख बॉम्बे हाईकोर्ट ने मध्य और पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधकों को फटकार लगाई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है कि मुझे इस बात पर शर्म आती है कि यात्रियों को किस तरह लोकल में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें उनकी जान तक चली जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि प्रति 1000 यात्रियों में मृत्यु दर लंदन से भी कम हो जाएगी। चीफ जस्टिस और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की बेंच यतिन जाधव की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यतिन मुंबई के विरार में रहते हैं और रोजाना वेस्टर्न रेलवे लाइन पर सफर करते हैं। उन्होंने अपनी याचिका में यात्रा के दौरान हुई मौतों के मुद्दे को उठाया। उन्होंने बताया कि हर साल करीब 2590 लोग यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाते हैं। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि कॉलेज या काम पर जाने वाले यात्रियों के बीच प्रतिदिन लगभग 5 मौतें होती हैं और इन मौतों का मुख्य कारण यात्रियों का ट्रेन से गिरना और रेलवे ट्रैक पार करते समय दुर्घटनाएं। उन्होंने ये भी बताया कि प्रति 1000 यात्रियों पर मृत्यु दर 33.8 है, जबकि न्यूयॉर्क में ये 2.66 है और लंदन में 1.43 है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी दलील दी कि कॉलेज आना या काम पर जाना जंग पर जाने जैसा है, क्योंकि इसमें मरने वालों की संख्या ड्यूटी पर मरने वाले सैनिकों की संख्या से अधिक है। उन्होंने ये भी दलील दी कि रेलवे ने बंद दरवाजों वाली एसी ट्रेनें शुरू की हैं, लेकिन कम आय वर्ग के लोग अभी भी एसी ट्रेनों के महंगे टिकटों के कारण नॉन एसी ट्रेनों में यात्रा करते हैं और ट्रेन दुर्घटना या रेलवे संपत्ति पर आग लगने की घटनाओं को छोड़कर कोई मुआवजा भी नहीं दिया जाता है।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि रेलवे जिम्मेदारी से बच नहीं सकता और सिर्फ ये कहकर बहाने नहीं बना सकता कि उसने दिशा निर्देशों का पालन किया है। जाहिर है ये मुद्दा सिर्फ मुंबई का नहीं, ये हर शहर से जुड़ा है। लिहाजा इस मुद्दे पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जानवरों से भी बदतर हालत हो गई है। लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की ऐसी फटकार लगाई है बॉम्बे हाईकोर्ट ने। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे को इस समय मैं मौजूद हूं मुंबई के दादर लोकल रेलवे स्टेशन पर, और ये मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है इसलिए क्योंकि सेंट्रल, वेस्टर्न और हार्बर लाइन को एकमात्र जोड़ने वाला ये रेलवे स्टेशन है। मेरे साथ तमाम लोग हैं जो इस मुद्दे पर बातें करेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। जानवरों की तरह यात्री सफर कर रहे हैं और मौतें हो रही हैं, क्या कहेंगे? सर, इसके लिए हम लोग सालों से प्रयत्न कर रहे हैं। मुंबई हाईकोर्ट में हमने याचिका भी दाखिल दी थी 2003 में। अच्छे डायरेक्शंस भी हाईकोर्ट ने दिए थे, लेकिन रेलवे प्रशासन है कि उसको पूरी तरह से फॉलो नहीं कर पाई है और आज फिर से ऑनरेबल हाईकोर्ट ने वापस रेलवे को फटकार लगाई है। और हम चाहते हैं कि सिर्फ फटकार से ही काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डर्स की भी कार्रवाई होनी चाहिए। हाईकोर्ट ने जो फटकार लगाई एक तरीके से सही है, क्योंकि आम पब्लिक के लिए जो ट्रेनें बनाई गई है और आम पब्लिक उसमें सफर नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी कठिनाई है। क्योंकि क्या हो रहा है, अभी उन्होंने क्या 15 डब्बा बनाया है, पर 15 डब्बा में लोकल यानी जो आम पब्लिक के लिए जो डब्बे है वो कम कर दिए गए और फर्स्ट क्लास और बाकी चीजें बढ़ाई दी गई। अभी इतना रेलवे बड़ा प्रशासन है, आज हर जगह में उसका नाम लिया जाता है, बट वो ये जगह में फेलियर है क्योंकि उसके ऊपर उनका कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। रेलवे ने जो है लगातार जो जिस अनुपात में एसी लोकल को रिप्लेस कर रहे हैं, उस अनुपात में जो है हमारा जो पैसेंजर है, सामान्य पैसेंजर है, वो रिप्लेस नहीं हो रहा है। और उसका ही कारण है कि लोगों को अपने कॉलेज पहुंचने का है, अपने स्कूल पहुंचने का, अपने नौकरी पे जाना है, तो उसके लिए जो रिप्लेस होता है, जैसे 7-12 की मेरी लोकल है, वो रिप्लेस होती है तो मेरे को 7-15 की लोकल के लिए मेरे पास डबल कर दी जाती है। और उसको पहुंचना है जरूर है, जाना जरूरी है, कॉलेज में जाना जरूरी है, उसके काम पे जाना जरूरी है। ऐसे में जो है वो लटकता है, कूदता है और गिरता है और एक्सीडेंट होता है। ये पूरी की पूरी जवाबदारी जो जिम्मेदारी जो है रेलवे प्रशासन की है। मेरा कहना कुछ अलग है। MUTP 3A पास हुआ था, उसमें CBTC सिग्नलिंग होता है, उसमें गाड़ी हर 90 सेकंड्स में चलती है। 5,500 करोड़ सैंक्शन हो गए, लेकिन CBTC इंस्टॉल नहीं किया है अभी तक। अगर CBTC इंस्टॉल करते तो गाड़ी डबल हो जाती तो झगड़ा ही नहीं होता, AC भी चलती और नॉन AC भी चलता। गूगल के पिक्सल 9 सीरीज की लॉन्चिंग डेट का खुलासा हो चुका है। रेया टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। गूगल ने पिक्सल 9 सीरीज की लॉन्चिंग डेट का खुलासा कर दिया है कि लॉन्चिंग इवेंट 13 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। आमतौर पर गूगल के पिक्सल सीरीज की लॉन्चिंग अक्टूबर में होती है, लेकिन इस बार ये अगस्त में हो रही है। उम्मीद की जा रही है कि इस इवेंट में AI को लेकर बड़े ऐलान हो सकते हैं। साथ ही पिक्सल 9 के साथ पिक्सल 9 प्रो और पिक्सल 9 प्रो XL भी लॉन्च किए जाएंगे। ऑनलाइन खरीदारी से जुड़ा एक अनोखा मामला सामने आया, जहां एक शख्स को पूरे 6 साल बाद उसके ऑर्डर को लेकर एक ई-कॉमर्स वेबसाइट की ओर से इंक्वायरी कॉल आया। दरअसल एहसान खरबई नाम के कस्टमर ने 6 साल पहले 16 मई 2018 को एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पर स्पार्क्स की चप्पल मंगाई थी और उसके अगले दिन 19 मई 2018 को उसका ऑर्डर शिप भी हो गया। वेबसाइट पर उसका स्टेटस आउट फॉर डिलीवरी यानी ऑर्डर डिलीवरी के लिए निकला दिखाई दे रहा है। वहीं ऑर्डर डिलीवरी की एक्सपेक्टेड डेट 20 मई 2018 दिख रही है, लेकिन एहसान खरबई को अब तक पार्सल नहीं मिला। उसने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन चुना था, लिहाजा पार्सल नहीं आने पर उसने इंक्वायरी नहीं की। लेकिन अब कंपनी को पूरे 6 साल बाद उस ऑर्डर की याद आई। अब किसी भी सेलिब्रिटी से बात करना आसान होगा। चर्चा है कि गूगल एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे आप किसी भी सेलिब्रिटी के वर्चुअल वर्जन से बात कर पाएंगे, चाहे वो कोई यूट्यूबर हो या फिर हॉलीवुड का कोई एक्टर। हालांकि अभी तक इस बारे में आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा गया है। इसी के साथ न्यूज वक्त में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।